तो पिछली वीडियो में हमने सलार के टीजर से रिलेटेड कुछ डिटेल्स और कुछ पॉसिबल थ्योरीज के बारे में बात करी थी। वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी तो चेकआउट जरूर कर लेना। एंड सिंस पिछली वीडियो में मैंने क्लियर कट ये बात स्टैब्लिश कर दी थी कि सलार केजीएफ यूनिवर्स में ही सेटअप है, तो मैंने अभी इन 2 दिनों में केजीएफ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को रिविजिट किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरे सीन्स मूवी के जो मेरे दिमाग से हैं थोड़े से उड़ गए हैं। तो हो सकता है दोबारा देखने के बाद कोई ऐसी सीन या कोई ऐसी डिटेल मैं इन मूवीज़ में पकड़ सकूं जिनको मैं सलार के टीजर से कनेक्ट कर सकूं। एंड जस्ट एज आई थॉट, मुझे इन दोनों मूवीज़ में कुछ ऐसी चीज़ें मिली देखने को जिनसे सलार से रिलेटेड चीज़ें और नैरो डाउन हो गई मेरे लिए। तो आज की इस वीडियो में हम सलार के टीजर से रिलेटेड कुछ और थ्योरीज और कुछ और डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो पिछली वीडियोज़ में कुछ थ्योरीज को लेकर कंफ्यूजन थी उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी कि सलार का आखिर टाइमलाइन एग्जैक्ट क्या होगा, क्या इस मूवी के इवेंट्स केजीएफ चैप्टर 1 से पहले सेटअप होंगे या चैप्टर 2 के बाद सेटअप होंगे या चैप्टर 2 के दौरान सेटअप होंगे। वेल, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस मूवी की टाइमलाइन 3 जगह पे स्प्रेड हो, जिसमें से एक टाइमलाइन होगी प्रेजेंट टाइमलाइन केजीएफ यूनिवर्स की, जो कि है साल 2018, जहां पे विजेंद्र इंगलगी अभी भी कहानी सुना रहा है। और जो दूसरी टाइमलाइन होगी वो 1981 के बाद के इवेंट्स होंगे, जो कि रॉकी की प्रिज्यूम डेथ के बाद हमें देखने को मिलेगा कि आखिर क्राइम की दुनिया में अब क्या उथल पुथल मच रही है। और जो तीसरी टाइमलाइन होगी वो केजीएफ चैप्टर 1 के इवेंट से पहले होगी, स्पेसिफिकली रॉकी के गरुड़ा को मारने से पहले के इवेंट्स, क्योंकि अगेन रामचंद्र राजू भी इस फिल्म में हैं जिन्होंने गरुड़ा का रोल किया था। एंड जस्ट लाइक केजीएफ ये मूवी भी पास्ट और प्रेजेंट के बीच में जंप करते रहेगी। अब आते हैं टीजर के उस सीन पे जिसको हमने लास्ट वीडियो में एड्रेस नहीं किया था, और वो है ये मिलिट्री वाला सीन, जिसको देख के काफी लोग ये कह रहे हैं कि ये केजीएफ चैप्टर 2 का ही वो सीन है जहां पे केजीएफ में मिलिट्री रेड पड़ रही होती है। वेल, कह सकते हैं कि ये बात आधी सच है। अब अगर तुम्हें मिलिट्री वालों के गियर को देखो, इनके वेपन्स को देखो, तो ये काफी एडवांस हैं, और 1981 में इतने एडवांस वेपन और गियर एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो हाँ, ये है तो मिलिट्री की ही रेड, और ये केजीएफ पर ही है, लेकिन ये केजीएफ चैप्टर 2 के इवेंट्स के काफी सालों बाद है। अब अगर तुम्हें केजीएफ चैप्टर 2 की स्टार्टिंग याद होगी, जहां पे श्याम एक आदमी से केजीएफ की लोकेशन पूछ रहा होता है, तो वो आदमी उसको लोकेशन बताते हुए कहता है कि 4 साल पहले तक वहां पे मिलिट्री का कब्जा था। तो अगर केजीएफ की प्रेजेंट टाइमलाइन 2018 है, तो इसका मतलब 2014 तक वहां पे मिलिट्री तैनात थी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली रमिका सेन ने ही तैनात करवाई होगी। एंड ये जो मिलिट्री सीन्स हम सलार के टीजर में देखते हैं, ये वही मिलिट्री है, जो कि हो सकता है कि रॉकी के जाने के बाद केजीएफ और उसके आसपास के एरियाज में जो गैंग वॉर्स चल रही हैं उसको चेक में रखने के लिए तैनात करी गई हो वहां पे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि सलार मूवी कहीं ना कहीं इसी 2014 के आसपास सेट होगी, जहां फिल्म के लास्ट में फाइनली ये मिलिट्री वहां से हट जाएगी। एंड जैसा कि पार्ट 1 का नाम है सीज फायर, जिसका मतलब होता है लड़ाई रुक जाना, हो सकता है वो सीज फायर यही हो। अब जैसा कि मैंने कहा था कि रॉकी के चले जाने के बाद से नए प्लेयर्स की एंट्री होगी और एक वॉर फॉर पावर होगी, तो यानी कि ये सलार, ये गैंग्स और ये मिलिट्री, ये सब आपस में भिड़ेंगी और फाइनली ये वॉर फॉर पावर हॉल्ट पे आएगी। अब या तो कोई नया प्लेयर उस टॉप पे आके बैठ जाएगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सलार होगा, या फिर ये जो पूरी टाइमलाइन या फिर ये जो पूरी स्टोरी है केजीएफ की कि हाँ भाई केजीएफ के तबाह होने के बाद क्या हुआ और ये जो इससे रिलेटेड पूरा प्लॉट है, इसको इस फिल्म के एंड में पूरी तरीके से क्लोजर मिल जाए। अब बात करते हैं सलार के बारे में। अब सलार का कनेक्शन रॉकी से कैसे हो सकता है, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सलार एज अ कैरेक्टर क्या होने वाला है। प्रशांत नील के अकॉर्डिंग सलार विल बी वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट कैरेक्टर्स ही हैज मेड सो फार। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, सलार का जो गेटअप जो हमें देखने को मिला है मूवी में, वो जो वेपन होल्स्टर को जिस तरह से लगा रखा है, जो वेपन्स की हैंडलिंग वो कर रहा है, इससे एक चीज बहुत क्लियर है कि सलार एक बहुत ही हाईली ट्रेन्ड फाइटर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ पे ही डिपेंड करने वाला एक गुंडा नहीं है। एंड इस तरह के वेपन्स को हैंडल करने की ट्रेनिंग, इतनी प्रोफेशनैलिटी उसे सिर्फ मिलिट्री से ही मिल सकती है। अब ऐसे में 2 केसेस हो सकते हैं। पहला केस ये कि सलार गवर्नमेंट द्वारा ही भेजा हुआ एक मर्सनरी है, जिसको केजीएफ और उसके आसपास चल रही गैंग वॉर्स को खत्म करने के लिए भेजा गया है और इन सारी गैंग्स पे रोक लगाने के लिए भेजा गया है। या मे बी वो किसी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाला एक मर्सनरी या फिर असैसिन टाइप बंदा हो, जिसको गवर्नमेंट ने हायर किया है इन गैंग्स का सफाया करने के लिए। लेकिन फिर अगर तुम IMDb पे सलार की सिनॉप्सिस को चेक करो, तो उसमें लिखा हुआ है अ गैंग लीडर ट्राइज टू कीप अ प्रॉमिस मेड टू हिज डाइंग फ्रेंड एंड टेक्स ऑन द अदर क्रिमिनल गैंग्स। अब इस डाइंग फ्रेंड वाली लाइन को सुन के सबसे पहला दिमाग सबका रॉकी भाई की तरफ ही जा रहा है। तो अब अगर इस तरह से देखा जाए तो हो सकता है कि रॉकी ने ऑलरेडी चीजों को कैलकुलेट कर लिया हो एंड उसे रमिका सेन के अगेंस्ट जाने के कॉन्सिक्वेंसेस पता हो। तो हो सकता है उसने सलार को एज अ वेपन या फिर एज अ कंटिजेंसी प्लान रेडी किया हो, जो कि उसके जाने के बाद सारी गैंग्स को खत्म भी कर सके और जो अथॉरिटेटिव पावर रॉकी ने एस्टैब्लिश करी हुई है इंडिया में, उसको भी मेंटेन रख सके। एंड रॉकी, जिसको लोग समझ रहे हैं कि वो मर चुका है, हो सकता है जिंदा हो एंड सलार के फील्ड पर रहते वो आराम से अंडरग्राउंड रह के अपने एम्पायर को ऑपरेट कर सकता है। एंड इफ यू गो बाय दिस थ्योरी, तो ये चीज और सेंस बनाती है कि हाँ शायद फरमान ही सलार हो।
हो। एंड जब KGF चैप्टर 2 में रॉकी अपने सारे आदमियों की बॉडीज को लेकर आता है, मे बी यही वो पॉइंट होगा जहां उसने फरमान को कहीं और भेज दिया हो और अपना सबसे खतरनाक हथियार बनाने की तैयारी में लगा दिया हो। एंड जो इंसान दुनिया के लिए मर चुका है उसको ना ही कोई ढूंढेगा और ना ही कोई एक्सपेक्ट करेगा कि हाँ भाई रॉकी के पास ऐसा भी एक सीक्रेट वेपन है। एंड सिंस रॉकी पूरे गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है तो उसके लिए फरमान को मिलिट्री ग्रेड ट्रेनिंग दिलवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली। एंड IMDb पे अगर फर्दर नीचे जाके पढ़ो तो वहां लिखा है कि सलार इज द लीडर ऑफ अ अंडरग्राउंड कोल माफिया। तो जैसा कि मैंने कहा था कि सलार हो सकता है रॉकी की ही तरह एक बड़ा गैंगस्टर हो जिसका एरिया ऑफ ऑपरेशन अफ्रीका हो, तो हो सकता है वो अफ्रीका में ही कोल माफिया हो। एंड यही रीजन है कि रॉकी अफ्रीका से सोना मंगवाने के लिए और पूरा रिस्क लेने के लिए इतना कॉन्फिडेंट है, क्योंकि उसको पता है कि अफ्रीका में उसका एक मोहरा बैठा हुआ है जो कि पूरे कोल माफिया का लीडर है। एंड ये अफ्रीकन जो दिखाए जा रहे हैं ये उसके राइवल्स हो सकते हैं। एंड अंडरग्राउंड कोल माफिया लिखा है, अंडरग्राउंड, इस शब्द पे ध्यान देना। समझ रहे हो ना कि मतलब अभी जो मैंने कहा था कि फरमान दुनिया के लिए मर चुका है एटसेट्रा एटसेट्रा, तो हाँ, अब सिंस रॉकी का एम्पायर डूब चुका है और रॉकी भी समुद्र में डूब चुका है तो अब टाइम आ गया है कि सलार बाहर आए और तबाही मचाए। अब पृथ्वीराज सुकुमारन का कैरेक्टर जिसका नाम होगा वरदराज मन्नार, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता अभी भी हमें, लेकिन आई वुड लाइक टू अज्यूम कि इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं गरुड़ा से हो सकता है, क्योंकि पृथ्वीराज सुकुमारन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इनका जो कैरेक्टर है वरदराज मन्नार, ये एक ऐसा विलन है जिसको एक प्रॉपर बैक स्टोरी मिली हुई है। तो हो सकता है इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं गरुड़ा से हो और यही उसकी बैक स्टोरी हो। क्या पता वो गरुड़ा का बेटा हो या फिर किसी भी तरीके से उससे रिलेटेड हो। एक और ऑब्जर्वेशन जो मैंने पृथ्वीराज सुकुमारन के कैरेक्टर को लेकर करी है वो उसकी इमेजेस में है और मैंने वहां ध्यान से देखा कि उसने गले में मेटालिक रिंग्स पहनी हुई हैं। अब अगर इस कैरेक्टर का कनेक्शन गरुड़ा से है तो क्या ये मेटालिक रिंग्स इस बात का सिंबोलिज्म है कि गरुड़ा की मौत भी गले पे वार करने से ही हुई है? वेल, इसके बारे में तुम्हारे क्या थॉट्स है तुम इस कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना जरूर। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं, तुम्हारी क्या थ्योरीज हैं, तुम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना और हाँ, मेरी पिछली वीडियो को भी चेकआउट करना मत भूलना। टिल देन, दिस इज अ पॉप कल्चर नर्ड साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस in the next video.